हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम आने वाला भी है आपका। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है वो इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। लेकिन हाँ, कम से कम 2 बार क्वेश्चन को तो पढ़िए ही पढ़िए। नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ने के बाद सॉल्व जरूर कीजिए। ठीक है, आपको अगर टाइम लगता है कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट लगते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप लेकिन प्रयास तो करिए। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, और वो 10 मिनट का आपका कब 10 सेकंड में बदल जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको डेली बाय डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्युष जो है 3 दिनों में उतना काम कर सकता है जितना कि रंजन 5 दिनों में करता है, और रंजन 4 दिन में उतना काम कर सकता है जितना सानू 7 दिन में करता है। यदि प्रत्युष एक सप्ताह में कोई कार्य कर सकता है तो रंजन वही कार्य कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है। तो एक बात आप बताइए कि वो काम क्या कर रहा है। प्रत्युष 3 दिन में जितना काम कर रहा है, रंजन उतने दिन में कितना काम कर रहा है, 5 दिन में। मतलब क्या है, इनका वर्क देखा जाए तो सेम है ना। क्या बात कर रहा है, वर्क सेम है। तो टाइम तो दिया है लेकिन इफिशियंसी हमें नहीं पता। अगर इफिशियंसी हमें पता हो जाए तो हम इनका वर्क निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। ठीक, तो चलिए पहले मैं एक बेसिक मेथड बताता हूं इसका। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए किसकी, प्रत्युष की इफिशियंसी, एफिशिएंसी मान रहे हैं प्रत्युष की P मान लिया। ठीक, और रंजन की R, और कौन है, सानू की S। ठीक, हमने ये मान लिया उनकी इफिशियंसी। तो बात कर रहा है कि प्रत्युष 3 दिन में उतना काम कर सकता है जितना रंजन 5 दिन में। तो एक बात बताइए, प्रत्युष की इफिशियंसी P है, अगर हमें वर्क चाहिए तो हमें वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो टाइम तो दिया है, इफिशियंसी हमने मान रखा है, तो प्रत्युष की वर्क कितना हो जाएगा, P इफिशियंसी हो गई, टाइम हो गया 3, और उतना ही काम, मतलब वर्क तो सेम है, ये भी वर्क है और सेम वर्क की बात कर रहा है। तो जितना रंजन 5 दिन में करता है तो रंजन की इफिशियंसी कितनी है, R, और टाइम कितना है, 5 दिन। ये भी टोटल वर्क है इनका, ये भी टोटल वर्क है, बराबर है कि नहीं है। तो यहां से P और R का मान कितना आ जाएगा, P रेशियो R का मान कितना आ जाएगा, 5 रेशियो कितना 3। ये किसकी रेशियो आई है, इफिशियंसी की। अब आगे यहाँ पे कह रहा है कि और रंजन 4 दिन में उतना काम कर सकता है जितना सानू 7 दिन में। तो रंजन कितने दिन में, रंजन 4 दिन में उतना काम कर सकता है जितना सानू 7 दिन में। तो ये रंजन की एफिशिएंसी एंड टाइम का गुणा किया, ये सानू की एफिशिएंसी एंड टाइम का, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। ठीक,
तो एक बात बताइए कि यहाँ से आर और एस का रेशियो निकल आएगा कि नहीं, और आर और एस का रेशियो जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 7 एंड 4 का। तो ये रेशियो किसका होगा, ये भी तो इफिशियंसी का होगा। आर और एस का मान जो है वो हमारी क्या है, इफिशियंसी में मानी है, तो उसका रेशियो कितना आ गया, 7 और 4। तो यहाँ पे आर की इफिशियंसी 3 है, यहाँ पे आर की इफिशियंसी 7 है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, आर रंजन तो एक ही है ना, इसकी इफिशियंसी अलग अलग कहाँ से हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे 7 का गुणा कर दूं और यहाँ पे 3 का गुणा कर दूं तो बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 7 तरीके 21, यहाँ भी 7 तरीके 21, अब आर आर बराबर हुआ। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि अगर हम यहाँ पे अगर 7 का गुणा कर रहे हैं तो हमें दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो हमें बराबर रखनी है ना। रेशियो बराबर रखनी है नहीं भाई, 5 और 3 का रेशियो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। और यहाँ 3 का कर रहा हूँ तो यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा। तो अब हमारी रेशियो क्या आ गई, पी आर और एंड को, अब आर एंड एस को मर्ज कर सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ भी 21 आ जाएगा, यहाँ भी 21। तो अब मर्ज कर देते हैं। तो पी का मान कितना, 7 पचे 35, ठीक। और ये कितना हो गया, 7 तरीके 21, और यस का मान कितना, 12 आ गया। ये किसकी रेशियो आई भाई, इफिशियंसी की। तो पूछा है ना कि यदि प्रत्यूष एक सप्ताह में मतलब 7 दिन में कोई कार्य कर सकता है तो रंजन वही कार्य। अब भाई इफिशियंसी हमें पता है, आप चाहो तो इसको मान सकते हो। अगर 35 21 12 के रेशियो में है तो आप चाहो तो इसकी इफिशियंसी 35x मान लो, इसकी 21x मान लो, और इसकी 12y(x) मान सकते हो। ये इफिशियंसी हम मान सकते हैं, और नहीं भी मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कट जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो आप अगर मानना चाहो तो मान ले। तो ये पूछ रहा है कि यदि प्रत्यूष एक सप्ताह में कोई कार्य करता है तो प्रत्यूष की इफिशियंसी कितनी है। अगर टोटल वर्क निकालना हो प्रत्यूष द्वारा, तो कितना आएगा भाई, इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी है 35x, टाइम कितना है 7। अब ये हमारा क्या गया, टोटल वर्क। अब पूछ रहा है कि यही काम हमें जो करना है ये अकेले रंजन कितने दिन में करेगा। तो रंजन द्वारा कितने दिन में, रंजन द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा भाई, सेम वर्क करने में। अब भाई हमें समय चाहिए, यहाँ पे देखिए समय चाहिए तो हम क्या करेंगे, वर्क में इफिशियंसी से भाग दिया। वर्क कितना है हमारा, जितना प्रत्युष ने किया, प्रत्युष ने कितना काम किया, 35x इंटू 7। और इसकी इफिशियंसी कितनी है रंजन की भाई, 21। तो 21 से भाग दे दिया, 21x, सॉरी x x कैंसिल, 7 तरीके 21। तो ये आएगा कितना हमारा, 11 3 33, 2 35, सही इतना डे। तो हमारा कौन सा सही है इसमें, तो इसमें कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 11 होना चाहिए था, सॉरी 11 सही 2/3 दिन। ये मिसप्रिंट हो गया तो याद रखिएगा, 11 सही 2/3 दिन। कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला, ठीक। तो ये बाय प्रोसेस हमने बताया बेसिक मेथड से। अब दूसरा मैं बताता हूँ शॉर्ट मेथड से। इसकी शॉर्ट मेथड से आप इसे कैसे कर सकते थे, ठीक है। शॉर्ट मेथड से आप इसे डायरेक्टली जो मैंने लिखा है ये आप सीधा सीधा लिख सकते थे, कि कह रहा है ना कि प्रत्युष 3 दिन में उतना काम कर सकता है जितना कि रंजन 5 दिन में। तो एक बात आपको याद रखनी है कि प्रत्युष और रंजन की जो इफिशियंसी का रेशियो आता है, एक बात याद रखनी है कि वो टाइम का उल्टा होता है। अगर ये 3 दिन में कर रहा है और ये वही काम 5 दिन में कर रहा है तो इनकी इफिशियंसी कितनी होगी जानते हैं, 5 और 3 होगी। मतलब टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है। अगर ये वही काम 3 दिन में कर रहा है और ये 5 दिन में कर रहा है तो इनकी इफिशियंसी जो होगी वो डायरेक्ट इनका उल्टा होता है, अगर सेम वर्क की बात कर रहा है तो, ठीक। और यहाँ से कितना आ जाता है इनका, रंजन और सानू का कितना आ जाता, रंजन और सानू का कितना आता, 7 और 4। मैंने बताया क्या कि टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी होती है। अगर टोटल वर्क की बात हो रही तो यहीं देख लीजिए, टोटल वर्क की अगर सेम है वर्क तो इफिशियंसी क्या होगी, 1/टाइम क्या होगा, यही तो होगा ना। अगर टोटल वर्क सेम है तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ से अब पी आर और एंड का एस का मान निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 7 है।
तो 7 का गुणा इधर कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 35, 7 3 21, यहाँ कितना हो जाता, 3 चौका 12। अब एक बात बताइए कि रंजन द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा, तो टोटल वर्क हमें निकालना है कि 7 दिन में कौन प्रत्युष की इफिशियंसी 35, कितने दिन कर रहा है, 7 दिन, तो रंजन द्वारा कितने दिन में किया जाएगा, 21, तो ये कितना आ जाता हमारा 11 सही 2/3 आता। तो ये डायरेक्टली हम कर सकते थे, इतना इतना करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने शायद कल ही आपको बताया था, तो आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। अभी जो 2 नंबर का क्वेश्चन था वो मैंने कल ही बताया था आपको। अगर नहीं समझ में आएगा, नहीं करना आएगा, तो आप कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें प्रोसेस बाय प्रोसेस मैंने समझाया है आपको। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक, तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सिमरन ने 28,000 रुपए को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया। टोटल टाइम जो है 1 वर्ष है, लेकिन वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त ब्याज में अंतर पूछा है। अगर वो ईयरली इन्वेस्ट करता तब, और हाफ ईयरली जो इन्वेस्ट करता उससे जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा, उनके बीच का अंतर हमें बताना है। ठीक है, तो इसके 2 मेथड हैं। एक तो शॉर्ट मैं बताऊंगा ही, अभी पहले बेसिक बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 40%, और प्रिंसिपल हमारा कितना है, 28,000। इतना समझ में आया। तो पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, ईयरली की। किसकी बात करते हैं, ईयरली की। तो ईयरली में क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही होगा भाई, दिया ही है 40% ईयरली का। ठीक, तो अगर हम यहाँ से एक बात बताइए कि यहाँ से अगर हम सीआई निकालना चाहें 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना होगा। आपको भी पता है कि 1 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सेम होता है हमारा। तो चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 साल का जो होता है वो सेम होता है उनका। क्योंकि 28,000 का 1 साल में कितना मिलेगा भाई, 28,000 का 40% ही तो मिलेगा। तो 40% कितना होगा इसका, सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 जीरो से कैंसिल, 28 दूना 56, दूना 112, 1120 रुपये। ठीक, कितना, 1120 रुपये। इतना समझ में आया। तो आगे कह रहा है कि हाफ ईयरली। ठीक, अब अगले साल बात कर रहा है, अब हाफ ईयरली की बात कर रहा है, जब रेट हाफ हाफ ईयरली की बात कर रहा है। तो हाफ ईयरली में आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है। अगर छमाही की बात कर रहा है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर बात कर रहा है, तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो 1 साल की बात हो रही थी, तो 1 साल में कितने अर्धवार्षिक आएंगे, 2 अर्धवार्षिक, टाइम क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, तो अब हम यहाँ से सीआई अगर निकालना चाहें तो हमारा कितना आएगा, ठीक, 28,000 है, 28,000 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है।
तो एक बात बताइए कि पहले अर्धवार्षिक में कितना मिलेगा 20%। तो 28,000 का 20% कितना होगा भाई 28 गुना 56 560 रुपए। ठीक। और अगले अर्धवार्षिक में कितना होगा भाई प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलेगा ही ना, जो 20% है वो तो मिलेगा ही है अगले हाफ ईयरली में। तो वो कितना है, वो भी कितना मिलेगा 28 गुना 56 560 रुपए। ठीक। कितना, यहाँ पे 11,000, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 28 दूना 56 11,200 रुपए। यहाँ कितना मिलेगा 5600 रुपए। कितना मिलेगा 5600 रुपए। ठीक। इतना इतना समझ में आया। अब आप एक बात बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो अगले छमाही में जो ब्याज मिलेगा वो पिछले छमाही पर भी जो ब्याज मिला था उस पर भी तो ब्याज मिलेगा। तो इस पे कितना ब्याज मिलेगा भाई 5600 है, तो इस पे भी तो 20% मिलेगा। इसका 20% कितना होगा 1120 रुपए होगा। कितना होगा 1120 रुपए। तो आप यहां पे टोटल देखिए कितना हुआ 1120, सॉरी 11,200, ये 56 56 कितना हुआ 11,200 प्लस 1120 रुपए ये वाला मिला। ये क्या मिला हाफ ईयरली वाला टोटल मिला। ये ईयरली वाला टोटल कितना था 11,200। तो ईयरली माइनस हाफ ईयरली का जब सीआई का अंतर किया तो कितना मिला भाई बताइए कितना मिला, हाफ ईयरली वाला ज्यादा है तो 11,200 माइनस 11,200 प्लस कितना 11,000, सॉरी 1120। तो ये मिला कितना में, ये में मिला कितना 1120 रुपए। तो अंतर पूछा है ना, तो ये माइनस और प्लस का मान हमें नहीं पता, हम माइनस और प्लस, सॉरी हम ये नहीं रखेंगे कि ये माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, लेकिन अंतर पूछा है। तो अंतर में क्या होता है, जो बड़ा होता है हम हमेशा उसमें से छोटे वाले को घटाते हैं। तो हमने उल्टा कर दिया, 11,200 में से 11,200 प्लस 1120 में से ये घटाना चाहिए था। तो हमारा अंतर कितना आया, अंतर भाई दोनों के ब्याज में अंतर पूछा है तो कितना है 1120 रुपए है। तो कौन सा सही होगा हमारा, ये वाला। ठीक। तो अब आ जाते हैं शॉर्ट मेथड। ठीक है, शॉर्ट मेथड पे आ जाते हैं। तो शॉर्ट मेथड में क्या है कि आपने क्या देखा कि हमें हमें क्या मिला कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने आधा कर दिया, ठीक, और तो अंतर कितना आया, अंतर यही आया ना। आपने क्या देखा कि ये जो 1120 रुपए आया यही तो हमारा क्या है अंतर है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या करना है कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके आधा कर करके उसको 2 बार क्या करना है हमें निकाल लेना है। जैसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 20 था 40 था, तो हमने क्या किया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया आधा कर दिया 20% कर दिया। ठीक। अब अगर 28,000 है, 28,000 है तो हमने क्या किया इसका 20% निकाला। तो ये इंटरेस्ट निकल आया हमारा कितना 28 दूना 5600। ठीक। अब इसका एक बार और आप कर लीजिए, तो एक बार 20% और निकालेंगे तो कितना आएगा ये 1120 रुपए आएगा। यही क्या हमारा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर होगा ईयरली एंड हाफ ईयरली का, अगर प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो तो। ठीक है, क्या करना है हमें भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा करना है और उसके बाद उसका 2 बार 20% निकाल देना। या फिर आप फॉर्मूला बना सकते हैं इसे पी। हमने क्या किया भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या किया मैंने आधा कर दिया तो आधा कर देते हैं। ठीक, एक बार निकाला परसेंटेज। फिर हमने क्या किया हमारा कितना आ जाएगा ये 5600 आएगा। एक बार निकालने पर देखा जाए तो कितना किया रेट ऑफ इंटरेस्ट 40 था हमने आधा किया और प्रिंसिपल का क्या किया उतना मान निकाल दिया। अब फिर जो आया उससे मैंने एक बार और उसका निकाल दिया कितना 20%। तो ये कितना है r/2 है ना, 40 था 20 है यहाँ भी, तो r/2% फिर निकाल दिया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा अंतर। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा P, यहां देखा जाए तो r²/4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 परसेंटेज है तो एक का हमने क्या किया 100 लिख दिया और बच गया 1%। तो ये हमारा अंतर आ जाएगा।
तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते थे, ना विश्वास हो तो रख लीजिए 2800। आर का मान कितना है भाई, अब आर का मान r/2 का तो मान नहीं रखना, आर हमारा कितना था, आर हमारा कितना था, ये 40 ही तो था, आर हमारा कितना था भाई 40 ही तो था, तो 40 रख दीजिए परसेंट, ठीक 4/100। अब ये परसेंटेज हटाओगे जब तो 100 का गुणा और होगा, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 28,000 था, 1 2 3, 1 2 3 और 1 4, 1 4, ठीक। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, प्रिंसिपल मेरा 28,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40, 400, कुछ तो अच्छा ये भाई 40 एक बार और रहेगा क्योंकि आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 से 4 कैंसिल, अब 28 गुणते 40 बच गया हमारा, तो 28 दूना 56 दूना 12, 112, तो 1120 रुपये आया हमारा, ठीक। कितना आया, 1120 रुपये। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। तो चलिए आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहे हैं 3 मित्र हैं ए बी सी, द्वारा किसी कार्य को करने में लगने वाले समय का अनुपात दे रखा है 5 6 और 3 का अनुपात है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो वह कार्य 8 घंटे में पूरा होता है, तो अकेला उस कार्य का आधा भाग कितने समय में करेंगे, ठीक है। ये अकेला उस कार्य का आधा भाग कितने टाइम में करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका एक डायरेक्ट मेथड होता है कि ए बी सी द्वारा जो टाइम लग रहा है, अगर रेशियो दे रखा है तो उसकी इफिशियंसी का जो रेशियो आता है वो टाइम का उल्टा होता है, मैंने बताया अभी अभी। लेकिन चलिए अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या बताता हूँ, पहले बेसिक मेथड बता देता हूँ आपको, ठीक। तो क्या दे रखा है हमें, ए बी एंड सी का क्या दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है। तो यहां से मैं डायरेक्ट भी कर सकता था कि इफिशियंसी का रेशियो इनका उल्टा मैं कर देता, मैंने बताया ना, क्योंकि सेम वर्क की बात हो रही है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो इफिशियंसी का उल्टा होगा, या फिर इफिशियंसी का जो हो इफिशियंसी का मान होगा वो टाइम का उल्टा होगा। तो यहाँ टाइम दिया था तो इफिशियंसी हम निकाल सकते थे इनको उल्टा करके, ठीक है। मैंने फॉर्मूला बताया था ना, वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो अगर टाइम टोटल वर्क सेम है तो इफिशियंसी क्या होगी हमारी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, 1/टाइम के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम के। तो ये चीज आई कहां से, ये भी मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो चलिए, अगर टाइम ये हमारा, इफिशियंसी हम मान लेते हैं हमारा क्या है, ए के लिए ए मान लिया, बी के लिए बी मान लिया, और ये सी के लिए सी मान लिया, हमने माना। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, ये टोटल वर्क मिल जाएगा नहीं भाई। वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। टाइम ये है, इफिशियंसी हमने ये माना है, तो हमारे क्या आ जाएगी 5A, और ये कितना आ जाएगा 6B, और ये कितना 3C, इतना आ गया, ठीक। ये हमारा वर्क आ गया। तो वर्क क्या है भाई, सबके लिए सेम है ना, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम। तो हम क्यों ना क्यों, अगर के मान ले तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर हम इसके बराबर के मान ले, क्योंकि वर्क सबका सेम है, एक ही काम की बात हो रही, तो हमने क्या मान लिया, के मान लिया, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5A बराबर क्या होगा, के, क्योंकि ये भी वर्क है ये भी वर्क है। 6B बराबर भी के हो सकता है, क्योंकि भाई ये वर्क है ये भी वर्क है, हो सकता है कि नहीं भाई, वर्क दोनों है ना।
और 3C बराबर भी K हो सकता है, क्योंकि वर्क है, सभी वर्क है। जब इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये, टोटल वर्क सेम है ना, ये भी वर्क, ये भी वर्क, ये भी वर्क, ये भी वर्क हमने माना, ठीक। तो तीनों के बराबर तो दिखा सकते हैं। तो A बराबर हमारा कितना आएगा, K/5। B बराबर कितना आएगा, K/6। और C बराबर कितना आएगा, K/3 आएगा। ये हमारी क्या है, इफिशियंसी है। ए बी सी क्या है, ये हमारी इफिशियंसी है। अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, ए बी एंड सी का रेशियो निकालना चाहूँ तो कितना होगा, K/5, K/6 एंड K/ कितना होगा, 3। तो एक बात बताइए, K हर जगह कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हमारी क्या है, इफिशियंसी है भाई। इफिशियंसी का रेशियो यही तो है। ए बी सी तो हमने माना था, और उसका मान कितना आया, K/5, K/6, K/3। तो हमारा क्या माना जाएगा, ए बी और सी का मान कितना आ गया हमारा, ये हमारी इफिशियंसी। इसका मान क्या आ गया भाई, के सब में है तो के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा ये, 1/5, 1/6 और 1/3। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे आया कि नहीं, टाइम का रेशियो कितना था, 5, 6, 3। और इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया हमारा, 1/5, 1/6, 1/3। उल्टा हुआ कि नहीं, प्रूफ हो गया ना कि जो इफिशियंसी होती है वो टाइम का उल्टा होता है। अगर सेम वर्क की बात कर रहे हैं तो, अगर एक ही वर्क तीनों लोग कर रहे हैं, वही सेम वर्क, तब तो हमारा क्या, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इफिशियंसी हमारी कितनी आ जाएगी भाई, 5, 6 और 3 का एलसीएम लेते हैं, कितना होगा, 30। और 30 का हम क्या करते हैं, सब में गुणा कर देते हैं। 30 का हम क्या करेंगे, सब में गुणा कर देते हैं। तो 30 का एलसीएम लेके हमने क्या किया, 30 का सब में गुणा कर दिया, ठीक। 30 का हमने सब में गुणा कर दिया, तो ये कितना आएगा, 10। ये कितना, 5। ये कितना, 6। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 6, 5 और 10 का। कितना आ गया एफिशिएंसी का रेशियो, 6, 5 और 10 का। अब क्या कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर काम करें तो वह कार्य 8 घंटे में पूरा हो जाता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना आएगा भाई, अगर मैं इसकी इफिशियंसी मान लूँ 6x है, इसकी 5x है, और इसकी कितनी 10x। मैंने क्या कहा, आप मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं, बाद में तो कटेगा ही। तो टोटल इनकी इफिशियंसी कितनी होगा भाई, तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो 6x, 5x और 10x। तो 6, 5, 11, 10, 21x टोटल इफिशियंसी हो गई। और टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे। तो हमसे पूछा क्या है, ए अलोन। तो ए अलोन कितने टाइम में काम करेगा, कंप्लीट वर्क टाइम कितना होगा भाई। तो इसके लिए क्या चाहिए भाई, वर्क हमें पता चल गया ना, वर्क हमारा कितना है, 21x गुणित 8। और किसके लिए चाहिए, ए का कार्य कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे, इफिशियंसी से उसके भाग दे देंगे। तो ए की इफिशियंसी कितनी है हमारी भाई, ए की इफिशियंसी कितनी है हमारी, यही तो है, ए माना था हमने कितना। तो ये ए का मान कितना आया, 6x आया, तो 6x रख दिया हमने। तो सॉल्व कर लेते हैं, एक्स एक्स कैंसिल, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 चौका 8। लेकिन एक चीज़ उसने और बोली है, ठीक है, उस कार्य का आधा भाग, अगर टोटल कार्य हमारा ये है तो उसका आधा कितना होता, 1/2 होता ना भाई, 2 से भाग करते हैं तभी तो आधा होता। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 6, ये भी 2 से कट जाएगा। तो 7 दूनी 14 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। कितने डेज में, 7 दूनी 14 वर्क में, दिन में कंप्लीट, घंटे की बात हो रही है, सॉरी 14 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि मैंने ये किया कैसे, ठीक। अब मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे कर सकते थे। शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि ए बी एंड सी का क्या दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है, कितना, 5, 6 और 3 का रेशियो दे रखा है। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या आता है इनका, इफिशियंसी का रेशियो कितना आता है, 1/5, 1/6 और 1/3, जो कि मैंने प्रूव करके दिखाया। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता हमारा, 30 से क्या करते हैं, इनका 5 और 6 और 3 का एलसीएम लेते हैं, जो भी आता है उससे गुणा कर देते हैं। तो कितना आता, 5, 30 आता, 30 में 5 से गुणा किया तो 6 और 5 और 10, 6, 5, 10 आता। अब हमसे बोला है कि यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो 8 घंटे में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाता,
भाई 6 5 11 10, 21 यूनिट का काम कर रहे हैं, वो भी कितने घंटे में, 8 घंटे में टोटल वर्क। ठीक, तो ए अलोन कितने दिन में, और वो भी हाफ वर्क। अगर टोटल वर्क ये है तो हाफ वर्क कितना होता है, 21 8, भाई 2 से भाग दे देते हैं, 1/2 से गुणा कर दिया। चाहो तो 2 से भाग दो या 1/2 से गुणा कर दो, बात तो वही हुई। अब ए एलोन की एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या है इसकी, ए की एफिशिएंसी है 6। सॉल्व कर लीजिए, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 7 21, तो 7 दूनी 14। तो इसे क्या करने में ज़्यादा टाइम लगता, इतना नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है मैंने क्या क्या, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, बाकी शॉर्ट तो आप अपने से करोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है अमन और मानव ने कुल 40,000 का निवेश किया। अमन की निवेश की अवधि 6 महीने और मानव की 9 महीने है। यदि वर्ष के अंत में अमन और मानव को क्रमशः 6 और 11 के अनुपात में लाभ हुआ तो मानव ने कितनी राशि इन्वेस्ट की थी। तो एक बात बताइए कि प्रॉफिट का रेशियो हम कैसे निकालते थे, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का गुणा करके। ठीक, अगर हमें दोनों को मिला के 40,000 है, तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए कि हमें कितना कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो रेशियो मिल जाए तब भी काम हो जाए। तो प्रॉफिट में अगर हम टाइम से भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिलेगा। अब भाई यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो कौन, अमन, अमन है एंड मानव है। तो एक बात बताइए कि प्रॉफिट बटा टाइम करना है, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है उसका, 6 और 11 का रेशियो है। और टाइम क्या है, अमन ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और मानव ने कितने के लिए, 9 महीने के लिए। अगर प्रॉफिट में हम टाइम से भाग दे दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ कितना, 1/11/9, 9 का गुणा इधर कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 9/11। या फिर अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं कि 9 का गुणा इधर कर दिया, बाकी 9 बटे वाला कहाँ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो हमें जो चीज़ करनी है वो दोनों तरफ करनी है। अगर मैं यहाँ पे 9 का गुणा कर दूं यहाँ भी, तो यहाँ पे भी 9 करना पड़ेगा। यहाँ से 9 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 1 का 9 हो जाएगा, तब भी 9 11 का रेशियो आया कि नहीं आया। तो ये हमारा किसका रेशियो आ गया, इन्वेस्टमेंट का। मतलब कहने का अर्थ, अमन ने 9 किया और मानव ने 11। अगर आप चाहो तो इसे मान सकते हो कि अमन ने कितना किया, 9x का इन्वेस्टमेंट किया और मानव ने 11 इन्वेस्ट किया, और टोटल इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया भाई, 20x का इन्वेस्ट किया। इन्होंने टोटल 20x का, लेकिन ये बात कर रहा है कि उसने 40,000 का इन्वेस्ट किया। मेरे क्वेश्चन के हिसाब से भाई हमने कितना इन्वेस्ट किया, 20x, लेकिन वो कह रहा है नहीं 40,000 इन्वेस्ट किया। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 2,000 आएगा। x का मान 2,000 है, तो मानव ने कितना इन्वेस्ट किया था, मैं मानव कौन है, मानव यही तो है। तो मानव ने कितना इन्वेस्ट किया था, x का मान 2,000, तो 11x का मान कितना, 22,000 हुआ। तो कौन सा सही है हमारा, ये डी वाला। तो क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड था, नहीं भाई बहुत सिंपल था, आपने कर भी लिया है। मैं बताता हूँ अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम अभी पिछले मैंने जो बताया है उसी बेस पे थोड़ा बहुत है, तो आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी लोग ट्राई भी कर रहे हैं।
तो चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है कि मुकेश ने x रुपए को 7% वार्षिक जो है प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया, और 9,000 रुपए को 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट किया। यदि 2 वर्षों के बाद कुल साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है दूसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात इतना है, तो x का मान क्या होगा, ये वो पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे रेशियो किसका किसका पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि 2 ईयर का SI का, और किसका, सेकेंड ईयर का। 2 ईयर का, ये तो टोटल 2 ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का CI का रेशियो उसने दे रखा है कितना, 35 एंड 33 का रेशियो दे रखा है, ठीक, इतना दे रखा है। तो हमें क्या चाहिए, 2 ईयर का SI चाहिए, तो 2 ईयर का SI नहीं निकाल सकते हैं। एक ईयर में 7% मिल रहा है, तो 2 ईयर में कितना मिलेगा, 14%, वो भी किसका, प्रिंसिपल का। तो 2 ईयर का SI कितना हो जाएगा भाई, 14%। प्रिंसिपल कितना है हमारा, x का 14% कितना, 14% घटाया तो कितना हो जाएगा, 14x/100। ये क्या हो गया हमारा, 2 साल का SI हुआ। अब फॉर्मूले में भी रखोगे तो क्या रखोगे, P प्रिंसिपल x, R का मान 7%, T का मान टाइम 2 साल, तो 7 दूनी 14/100 ही आएगा, ठीक। तो आप डायरेक्टली करने की कुछ कोशिश कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में क्या है, कम से कम टाइम लगे, ठीक। 2 ईयर का ये मिल गया हमें। अब CI की बात कर लेते हैं। तो CI कितना है भाई, टोटल हमारे पास कितना है, 9,000 है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो एक बात बताइए कि पहले ईयर की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा भाई, पहले ईयर में 10% मिलेगा, तो 9,000 का 10% कितना हुआ, 900 हुआ, ठीक। सेकेंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा भाई, जो प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही मिलेगा 10%। इस बार भी प्रिंसिपल पे 10% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल है हमारा उस पर बोला है ना कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो प्रिंसिपल पे जो है वो ब्याज मिलेगा कितना, 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो कितना होगा 10%, 900। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, मतलब पहले साल जो ब्याज मिला उस पर भी तो ब्याज मिलेगा, और वो ब्याज कितने % होगा, जाहिर सी बात है कि 10% का रेट चल रहा है तो 10% ही मिलेगा। तो 900 का 10% कितना हुआ, 90। तो एक बात बताइए कि फर्स्ट ईयर में टोटल 900 रुपये ब्याज मिला, और सेकेंड ईयर में कितना मिला, 990 रुपये। तो ये क्या है, हमारा सेकेंड ईयर है, ठीक। तो उसने क्या कहा दिया है हमें, सेकेंड ईयर 2 ईयर का SI एंड सेकेंड ईयर का CI। तो अब मान रख देते हैं, हमें दोनों पता हो गया। 2 ईयर का SI कितना है भाई, 14x/100, और ये कितना है हमारा 990। सेकेंड ईयर का पूछा है ना, तो सेकेंड ईयर कितना है हमारा 990 रुपये, जिसका रेशियो कितना दिया है उसने, 35/33। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना कट जाएगा, 30 बार जाएगा, और ये 100 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 14x कितना 100 गुणित 30, यहाँ कितना बच गया 35। तो ये कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 आ गया यहाँ सॉरी 2 ऊपर लिखता ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ 2, ठीक। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 15 75, यहाँ 15 आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 1500 हो गया, इधर 1500 में 5 का गुणा किया तो कितना, 15 पचे 7500 आ गया हमारा x का मान। तो हमसे पूछा क्या था, x का मान ही, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 7500 आया। और ये सेकेंड ईयर का SI हमें कैसे आया, ये भी समझ में आ गया होगा, मैंने प्रॉपर डिटेल में समझाने की कोशिश की है और समझ में भी आ गया होगा। आप इसे चाहो तो डायरेक्टली ये भी कर सकते थे कि सेकेंड ईयर का SI चाहिए, तो प्रिंसिपल का हम क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल का हम क्या निकालते हैं भाई, 10% निकालते हैं, फिर जितना आता है कितना आता है 900, फिर 900 का फिर 10% निकाल लेते हैं, कितना होता है 90। तो ये इसे हम जोड़ देते हैं, इसे जोड़ देते हैं, तो कितना जाता है 990। तो जब आप करने लगोगे ना तो ये चीज़ें आदत में आ जाएंगी, और बाकी आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे
करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है 4 विभाग हैं, PQRS कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 3, 4, 5 और 9 है। तो यदि सभी कर्मचारी को बराबर 4 विभागों में बांट दिया जाए तो P विभाग में जो है 36 अधिक कर्मचारी हो जाते हैं। प्रारंभ में P विभाग में कितने कर्मचारी थे, ये वो पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या है कि 4 विभाग हैं, ठीक है, सेक्शन है, तो उनकी बात कर रहा है कि पहले उसमें जो थे वो 3, 4 और 5, 3, 4, 5 और 9 के अनुपात में थे उसमें कर्मचारी, लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि अब उनको चारों विभागों में बराबर बराबर कर्मचारी बांटने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐसी कोई संख्या माननी पड़ेगी जिसको 3, 4, 5 और 9 के डिवाइड में डिवाइड करें, फिर वही जो संख्या है हम क्या करें, 4 भागों में डिवाइड करें, और उसके बाद देख लेते हैं अंतर कितने का आ रहा है, जितने का अंतर आए उसी हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, PQRS 4 विभाग हैं, PQR और यस जो है वो 4 विभाग हैं, कितने के अनुपात में है इन्हें, 3, 4, 5 और 9 के रेशियो में है ये। तो ये पहले थे, बाद में उसने क्या कहा कि बराबर कर लेते हैं। तो हम एक कोई संख्या ऐसी मानते हैं जो उसको हम क्या करें भाई, अगर बराबर कर देंगे तो एक 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 का गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कितने कर्मचारी थे। तो मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 9 कितना होता है 21, 21 एक्स, अगर 21 मानते हैं तो अगर उनको 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बाद में हमें यहाँ तो 4 भाग में डिवाइड भी तो करना है। तो 4 भाग में अगर डिवाइड करेंगे 21 को तो वो एक्चुअली तो आएगा नहीं, दशमलव में आएगा आंसर। तो आंसर तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसा कुछ मानते हैं जैसे 21 से भी कट जाए और क्या हो जाए 4 से भी, तो 21 चौका 84 नहीं मान सकते हैं। अगर हम मान लें कि 84 थी हमारी, 84x मान लिया, टोटल कर्मचारी कितने थे 84x, तो 3, 4, 5, 9 के अनुपात में अगर हम 84x कर्मचारियों को टोटल कर्मचारी माना है, ठीक है। तो अगर 3, 4, 5 और 9 के रेशियो में इनको डिवाइड करेंगे तो कितने कितने आएंगे, P के कितना मान आएगा, Q का कितना मान आएगा भाई, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 9, 21, 21 यूनिट बराबर, 21 यूनिट बराबर कितना 84x, एक यूनिट का मान कितना 4x। तो यहाँ पे कितने हैं भाई, जाहिर सी बात है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12x, यहाँ कितना होगा 16x कर्मचारी, यहाँ पे कितना 20x, भाई 4 का गुणा सब में करेंगे ना 4x का, 9 चौका 36x। बाद में भी कर्मचारी कितने हैं भाई, वही है ना, लेकिन अब क्या कर रहा है कि सबको सेम डिवाइड कर रहा है कि सब में कर्मचारियों की संख्या सेम होगी। तो सब में सेम होगी तो मतलब कितने होंगे, 21x इसमें होगा भाई, 4 में डिवाइड करना है तो 4 में अगर 4 से भाग दिया कितना आएगा 21, यहाँ पे भी 21, यहाँ पे भी 21 और यहाँ पे भी 21। अब सेम डिवाइड हो गए सब में 21, 21, 21, इतना समझ में आया। लेकिन अब कहानी है कि P विभाग में 36 कर्मचारी अधिक हो जाते हैं। तो पहले कितने थे भाई, पहले कितने थे, पहले 12x थे, अब कितने हो गए 21x। यहाँ देखा जाए तो कितने कर्मचारी अधिक हो गए, 9x कर्मचारी अधिक हो गए, ठीक, कितने कर्मचारी अधिक हो गए 9x कर्मचारी अधिक हुए, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 36 कर्मचारी अधिक हुए, हमारे हिसाब से तो 9x कर्मचारी अधिक हुए, लेकिन वो कह रहा है नहीं 36x कर्मचारी अधिक हुए। तो x का मान कितना आ गया 4, तो x का मान हमें 4 पता चल गया। तो अब हम बता सकते हैं कि नहीं कि पहले कितने कर्मचारी थे और बाद में कितने कर्मचारी थे,
तो हमसे पूछा क्या है, जो पूछा है वही बताएंगे। प्रारंभ में पी विभाग में कितने कर्मचारी थे भाई, प्रारंभ में पी विभाग में कितने, 12 एक्स थे। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का मान हमें पता है, तो 12 चौके 48, कितना 48 कर्मचारी पहले थे। ठीक, अब बाद में कितने हो गए 84, तो 36 बढ़ेंगे नहीं बढ़े, समझ में आ गया। पहले कितने कर्मचारी थे 48, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है एक दुकानदार ने एक टीवी 8,000 में और एक टेलीफोन कितने में, 4,000 में खरीदा। उसने टीवी को 20% लाभ पे और टेलीफोन को 35% लाभ पे बेचा, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप इसको दो मेथड से कर सकते हो, या तो बेसिक से या तो मिक्सचर एलिगेशन का भी फॉर्मूला लगेगा। इसमें जाहिर सी बात है, पता चल रहा है क्वेश्चन पढ़ने ही। तो पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ आपको। कह रहा है ना कि एक दुकानदार को एक टीवी पर 8,000 में खरीदा और टेलीफोन को 4,000 में। उसने टीवी को 20% लाभ पे बेचा। तो लाभ और हानि हम कैसे देखते हैं भाई, हमें जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा, कि जो कॉस्ट प्राइस होगा उसी पर हम देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी टीवी की 8,000, तो 8,000 का 20% कितना होगा, वही तो हमारी प्रॉफिट होगी। अगर उतने अधिक पे बेचेंगे तभी ना प्रॉफिट होगी। तो 8,000 का 20% कितना होगा, टीवी पर प्रॉफिट कितना होगा भाई, टीवी की प्रॉफिट कितनी है, 8,000 का 20% निकाल लेते हैं तो कितना होगा ये हमारा 20/100, 1 2 1 2, तो ये कितना हो गया 1,600 रुपया प्रॉफिट होगा इस पे। और किसकी बात कर रहा है, टेलीफोन की। टेलीफोन की टेलीफोन की प्रॉफिट कितनी होगी भाई, उसको कितने पे 35% प्रॉफिट पे बेच रहा है, खरीदा कितने पे था 4,000 पे। तो 4,000 का 35% कितना होगा, जाहिर सी बात है कि ये कितना होगा 1 2 35 दूना 70 दूना 140, 1,400 रुपए का प्रॉफिट कमाया इस पे। तो ये 1,600 रुपए का, ये 1,400 रुपए का अगर प्रॉफिट परसेंटेज हमें चाहिए ऑल ओवर, तो कितना भाई 3,000 हो गया। 1,600 1,400 बराबर 3,000 का प्रॉफिट कमाया। लेकिन हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या चाहिए हमें, अगर प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो प्रॉफिट बटा क्या, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही तो हम करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी भाई, भाई दोनों की प्रॉफिट हम जोड़ रहे हैं तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 8 4 12 12,000 इंटू 100 कर देते हैं, तो ये कितना होगा 3 चौके 12 4 आया, ये कितना होगा 25। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ हमें 25% हुआ। इतना समझ में आया, ठीक। अब आ जाते हैं रेशियो मेथड पे, मिक्सचर एलिगेशन मेथड पे, शॉर्ट मेथड कह सकते हो आप, शॉर्ट या मिक्सचर एलिगेशन मेथड। एक चीज बताइए कि हमें मिक्सचर एलिगेशन लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, और बीच में क्या चाहिए, ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। नीचे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस का रेशियो चाहिए, कॉस्ट प्राइस का रेशियो चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे बताइए कि उसने टीवी को कितने पे, ये टीवी का मान लेते हैं 20% लाभ पे बेचा, और टेलीफोन को कितने पे बेचा 35% लाभ पे। ऑल ओवर हमसे पूछ रहा है, हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं एक्स, ठीक। इतना समझ में आया। टीवी की कॉस्ट प्राइस कितनी है 8,000, और टेलीफोन की कितनी है 4,000। यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं नहीं, 4 दूनी 8, 2 1 का रेशियो मिला। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया और जोड़ दिया।
तो 2 का गुणा 20 में किया तो कितना 40% हुआ, प्लस 1 का गुणा इसमें किया तो 35% हुआ, जोड़ दिया। और नीचे कितना रखेंगे 2 और 1 3, इसे भी जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेते हैं तो 75/3, ये परसेंटेज में थे ना भाई, नहीं तो चेंज किया नहीं, तो ये कितना होगा 3/25 आएगा। तो ये 25% किसका मान आ गया x का ही तो मान आया। तो कौन सा सही है हमारा ये डी वाला। ठीक, तो क्या ज़्यादा टाइम लगा, कितना इजी हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने कर लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात जो है 3:7 है। यदि उसमें से 30 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और फिर उसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 3 और 8 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी वो हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो कितनी थी, कोई बर्तन है इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है कितना 3:7 का। ठीक, तो इसमें से कह रहा है कि 30 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, मिक्सचर निकाल लिया। तो एक बात बताइए कि जब मिक्सचर में से कोई भी क्वांटिटी निकालती जाती है तो उसमें जो होता है, जैसे यहाँ पे मिल्क एंड वाटर है तो उसका रेशियो जो होता है वो चेंज नहीं होता। अगर यहाँ 3 और 7 का रेशियो है तो यहाँ भी 3 और 7 का रेशियो होगा। हाँ, बेशक क्वांटिटी चेंज हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वांटिटी कितनी थी ए थी, टोटल हमने माना टोटल क्वांटिटी कितनी थी हमारी ए, तो यहाँ पे हमारी जो टोटल क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी A-30। लेकिन मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था वो चेंज नहीं होगा। ठीक, अब आगे कह रहा है कि 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो वाटर कौन सा है ये, अब हमने क्या किया 4 लीटर वाटर मिला दिया। ठीक, तो 4 लीटर हमने अगर वाटर मिला दिया तो अब रेशियो कितने का हो गया 3 और 8 का। ठीक, तो यहाँ पे कितने का हो गया 3 और 8 का रेशियो हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है मिल्क यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 है। अगर मिल्क चेंज हो जाता तो हम क्या करते हैं भाई, मिल्क मिला नहीं रहते तो हम मिल्क का मान क्या करते हैं बराबर करते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे सेम है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से देखा जाए तो कितने यूनिट, 1 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब 7 से 8 हो रहा है। और लेकिन वाटर कितना कह रहा है वो 4 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब 1 यूनिट बढ़ने पर 4 लीटर बढ़ रहा है, 4 लीटर बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट का मान 4 लीटर। तो आप बताइए कि यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल कितना है भाई 10 यूनिट है। या तो ऐसे कर लो कि 7 3 चौका 12 और यहाँ कितना 7 चौका 28। तो हमारा यहाँ पे मिल गया कितना मिल्क 12 और वाटर कितना 28। टोटल कितना है यहाँ पे, यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए तो 12 28 कितना 40, यहाँ पे 40 लीटर है। और 30 लीटर निकाला था हमने तो शुरू में कितना रहा होगा 70 लीटर रहा होगा, शुरू में कितना रहा होगा 70 लीटर। ठीक, ए का मान 70 लीटर। अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 और 7 के रेशियो में है, 3 और 7 के रेशियो में है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम मान ले कि हमारा मिल्क कितना था 3x और ये कितना है 7x, तो 7 3 10x, 10x बराबर 70 लीटर, तो x का मान 7। तो मिल्क हमारा कितना हो जाएगा 7 3 21 लीटर और ये वाटर कितना होगा 49 लीटर। भाई 3 और 4 7 के रेशियो में है तो हम निकाल नहीं सकते, तो हमारा कितना है ये मिल्क 21 लीटर। तो हमसे पूछा क्या है प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है 21 लीटर। तो कौन सा सही है हमारा ये वाला। समझ में आ गया। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे
करना कैसे, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ इसे करते कैसे हैं। आपने कर लिया होगा, आपका टाइम समाप्त हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि एक कार्यालय में 32 पुरुष हैं और 12 महिलाएं हैं, उनका औसत वजन 37 किलोग्राम है। यदि सभी महिलाओं को हटा दिया जाए तो औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो सभी 12 महिलाओं का औसत वजन क्या होगा। तो इसका दो मेथड है, एक बेसिक से कीजिए या एक शॉर्ट मेथड से कीजिए। तो मैं पहले बेसिक मेथड बताता हूँ आपको, बेसिक मेथड बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिक के लिए क्या, 32 पुरुष हैं 12 महिलाएं हैं, तो टोटल कितने हैं, 44 लोग हैं। 44 लोगों का कुल वजन कितना है भाई। अगर हमें कुल वजन चाहिए तो हम क्या करेंगे, कुल वजन कितना चाहिए भाई। अगर इनका एवरेज वेट बराबर क्या होता है, टोटल एज बटा टोटल वेट बटा, वेट की बात हो रही है, की बात नहीं हो रही। टोटल वेट बटा क्या, नंबर ऑफ पर्सन से भाग दे देते हैं तो हमें एवरेज वेट पता चल जाता है। अगर हमें टोटल वेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेट में क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन से गुणा कर देंगे। तो 37 गुणते कितना, 44, इतना हो जाएगा। तो ये होगा कितना, सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 12 कितना 40 और 2 42, बच गया 4, 4 3 12, 4 1628 केजी इनका टोटल वेट आ गया 44 लोगों का। अब आगे कह रहा है यदि सभी महिलाओं को हटा दिया जाए तो औसत वजन 3 किलो बढ़ जाता है। सभी महिलाओं को हटा दिया जाए मतलब टोटल कितने थे भाई, 12 ही थी। तो 32 लोगों की टोटल वजन कितना आ जाएगा, 32 लोगों का कुल वजन कितना होगा। एवरेज में कह रहा है 3 की वृद्धि हो जाएगी, पहले 37 थी, अब कितनी हो जाएगी 40, और पर्सन कितने हैं 32। तो अब इनका टोटल वजन कितना हो जाएगा, 32 दूना 64 दूना 128, 1280 केजी। तो हमसे पूछा क्या है, सभी 12 महिलाओं का औसत वजन कितना होगा। तो अब भाई 32 ये पुरुष थे ना, अगर टोटल में से 32 लोगों पुरुषों का घटा दिया जाए तो 12 महिलाओं का वजन मिलेगा कि नहीं। तो 12 महिलाओं का वजन कितना होगा, कुल वजन, 12 महिलाओं का कुल वजन कितना होगा। जाहिर सी बात है कि टोटल वजन कितना था महिला और पुरुष का लेकर 1628, पुरुष का कितना है 1280, घटा दिया तो महिला का ही तो बचेगा। तो ये कितना होगा 13,348 केजी। अब एवरेज पूछा है हमसे, एवरेज वेट पूछा है किसकी, महिलाओं के। तो कितना होगा, टोटल एज इनकी है 348 और हैं कितनी महिलाएं 12, तो एवरेज कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24 और कितना हो गया 10, 12 नवैया 108। ये कितना आ जाएगा उनका एवरेज वेट 29 केजी। कौन सा सही है हमारा, डी वाला। तो ये प्रॉपर बेसिक मेथड से था जो कि आपने गुणा किया, ये भी आसानी है। आप माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, डायरेक्ट घटाइए, आ जाएगा आंसर। या फिर आप दूसरा मेथड ये यूज कर सकते थे कि इसने बोला है कि क्या 32 और 12 लोगों की जो टोटल एज, एवरेज एज कितनी है, वो कितनी है 37। तो टोटल शुरू में कितने लोग थे 44 लोग, पर्सन कितने थे 44, उनका एवरेज वेट कितना था 37 केजी। बाद में कह रहा है कि यदि सभी महिलाओं को हटा दिया जाए, मतलब कितने लोगों की बात कर रहा है 32 लोगों की बात कर रहा है, और इनका एवरेज वेट 3 किलो बढ़ जाता है तो 40 हो जाता है। तो इनका इनका अंतर हम निकाल लेते हैं, कितना है -12, ये 12 आएगा, अंतर हम निकालेंगे सिर्फ, ठीक 12, सॉरी माइनस घट रहा है ना तो -12, ठीक -12। यहाँ पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है,
तो हम क्या करते थे, इसका गुणा इधर करते थे, ये 12, और इसका गुणा किधर करेंगे, इसमें करेंगे 3 में, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये जब ऐसा करते हैं तो करिए पहले, 4 3 12, 4 3 12, 132, और माइनस 12 चौका 48, 480 आया। तो ये 480 आता क्या था, यहाँ पे जो घटे हुए हों या बढ़े हुए हों उनकी टोटल एज आती थी। तो यहाँ पे कितने लोगों की, 12 लोगों की कुल एज आएगी। कुल वजन की बात, एज की बात नहीं रही, वजन की बात हो रही है। तो वजन आएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना भाई, 132 घटाया, तो ये कितना, यहाँ पे कितना आएगा, 348 आएगा। ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 44 थे, यहाँ 32 हो गए तो घट रहे हैं। तो ये माइनस हम नहीं लेंगे, ये हम माइनस नहीं लेंगे। माइनस क्यों डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे 44 थे, यहाँ पे घट के 32 हो गए, मतलब इनका 12 लोगों का टोटल वजन कितना है, 348। तो अब अगर आपसे एवरेज वेट पूछे तो कितना होगा भाई, टोटल वजन उनका पता हो गया 348 है, और हैं कितने लोग, 12 लोग, तो कितना होगा, 29 kg होगा। कितना होगा, 29 kg। ठीक, समझ में आ गया। तो जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा, मैंने डीपली समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करके जाना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट डे, एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।